हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिया वर्ल्ड। केमिया वर्ल्ड के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला विथ थ्योरी और एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, जितना भी न्यूमेरिकल्स है साथ में उसका डेफिनेशन, ठीक है, सब एनसीईआरटी का देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अगर कोई वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितना टाइम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट हो जाता है वो हो जाता है एम्पियर। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है ना, एम्पियर। ठीक है, चार्ज कैसा यूनिट क्या हो जाता है, कूलम, और टाइम कैसा यूनिट क्या हो जाता है ना, सेकेंड। तो हम लोग एम्पियर इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, कूलम बाई सेकेंड। जब हम लोग 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। वही अगर हम लोग 1 सेकेंड में 2 कूलम का चार्ज पास करें तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। और वही अगर हम लोग 1 सेकेंड में 3 कूलम का चार्ज पास करें तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 200 में। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक करंट पास हो रहा है 0.5 एम्पियर का कोई एक फिलामेंट में। ठीक है, वो भी 10 मिनट में पास हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना पास होगा वो फाइंड करना है हमको। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू बाई टी। ठीक है, इसमें क्या क्या पास दिया हुआ है ना, करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया है ना, 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। तो मिनट को हमको किस में चेंज करना है, सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। तो हम लोग को क्या निकालना है ना, चार्ज। तो चार्ज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो करंट कितना दिया है ना, 0.5 एम्पियर इंटू ऑफ टाइम 600 सेकंड। 300 कूलम चार्ज आया हम लोग का। अब पेज नंबर 200 एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन है ना उसको देख लेते हैं। तो 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है। पर डजन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, और यूनिट ऑफ करंट, ये तो हम लोग को पहले से पता है, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है ना, एम्पियर। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम में ना कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है। एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस सर्किट में क्या हो ना, करंट पास हो। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू और 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब इधर वाला को इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं। तो 1.6 इंटू और 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, तो 1 डिवाइड अपन 1.6 इंटू ऑफ 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। क्या किए, इसको नीचे आ गया, जैसे कि हम लोग 2x इक्वल्स टू 4 दिया है तो x इक्वल्स टू क्या आता है, 4/2। इस टाइप से इसको हम लोग क्या कर दिए ना, नीचे कर दिए। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 1, इसको हम लोग पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 0, और नीचे जब भी माइनस में रहता है, जब ऊपर जाता है तो क्या आ जाता है, वो पॉजिटिव में आ जाता है। ऊपर मल्टीप्लाई के साथ क्या आ जाता है ना, पॉजिटिव। तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 इंटू ऑफ 10 इंटू ऑफ, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 10⁻⁻19 को हम लोग ना तोड़ रहे हैं 10 इंटू ऑफ 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 से डिवाइड दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आता है। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 16 को जब 100 से डिवाइड देते हैं तो 6.25 आता है। तो हम लोग 1 कूलम में कितना है ना, 6.25 इंटू ऑफ 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग इस चैप्टर का सेकंड फार्मूला देखते हैं। इस चैप्टर का सेकंड फार्मूला है कि वोल्टेज किसको बोलते हैं।
तो वोल्टेज या तो इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। मतलब कि वोल्टेज होता है क्या है कि हम लोग को एक चार्ज को या तो कोई भी चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। जैसे ये कोई एक पॉइंट है ए, ये कोई एक पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक हमको किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और वोल्टेज को दूसरा नाम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी होता है। मतलब चार्ज को क्या करता है, बेसिकली वो धक्का देता है आगे तक, एक पॉइंट से ले जाता है दूसरा पॉइंट, मतलब धक्का देता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसलिए एक वो पिक्चर है जैसे कि वोल्टेज क्या कह रहा है ना, करंट को धक्का दे रहा है, ठीक है। और करंट को कौन रोकता है ना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। अब वोल्टेज उसी को धक्का देता है, यहाँ पर धक्का दे रहा है, ठीक है। अब उसमें से एक क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट किसको बोलते हैं। तो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, तो वोल्टेज का जो ऐसा यूनिट होता है वो हो जाता है वोल्ट, ठीक है। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल। और चार्ज का ऐसा यूनिट हो जाता है कूलम। तो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, जब 1 कूलम के चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लाने में अगर हमको 1 जूल का वर्क करना पड़ा तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 वोल्ट, ठीक है, वही लिखे हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें से एक NCERT पेज नंबर 202 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में। जैसे कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में हमको चार्ज को ले जाना है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, हमको एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक ले जाना है, कितना ना, 2 कूलम चार्ज को, ठीक है। तो हमको यहाँ से फाइंड करना है कि वर्क कितना करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है ना, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम, ठीक है। उसके बाद हम लोग को वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट। और हम लोग को क्या नहीं फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है वर्क। तो वर्क क्या हो जाएगा, या ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू ऑफ चार्ज। तो वोल्टेज कितना है, 12 इंटू ऑफ चार्ज कितना है हम लोग का, 24 कूलम, 24 जूल, ठीक है। और हम लोग को ना ऐसा यूनिट देना नहीं भूलना है। जैसे कि हम लोग का वर्क पूछा है तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। और अगर हम लोग का वोल्टेज पूछता है तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या लगाते हैं यहाँ पर, वोल्ट। अगर चार्ज पूछता है तो यहाँ पर कूलम लगाते हैं। तो वोल्टेज मतलब जो भी ऐसा यूनिट है उसको हम लोग को नहीं भूलना है। अब हम लोग को NCERT में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के रिलेटेड। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मैनेज करके रखता है, ठीक है, कौन ही करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो हम लोग को पता है, हम लोग को बैटरी से ही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है। मतलब बैटरी लगाते हैं हम लोग, कोई भी सर्किट में क्या लगाते हैं ना, बैटरी। व्हाट इज, ये तो वही है कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसे अभी बताया था हम लोग, क्या 1 वोल्ट क्या होता है ना, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू जब 1 कूलम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। यार इसमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। इसमें हमको क्या निकालना है, चार्ज दिया हुआ है, ईच कूलम मतलब कि वो 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है। 1 कूलम चार्ज को हमको यहाँ से यहाँ तक लाना है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी मतलब ही हो जाता है वर्क, ठीक है। तो एनर्जी निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है, बैटरी दिया है कि यहाँ पर कौन सा कितना ई का बैटरी लगा रहा है, वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं। तो हम 6 वोल्ट मतलब 6 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं। तो वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया है, चार्ज दिया है 1 कूलम। तो हमको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी मतलब ही हो जाता है वर्क इसमें अभी, ठीक है। तो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू ऑफ चार्ज। तो वोल्टेज कितना दिया है, 6 इंटू ऑफ चार्ज 1, तो कितना हो जाएगा, 6 जूल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक फार्मूला आ जाता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या तो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का।
मतलब कि हम लोग का जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हम लोग को पता है जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जब भी वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए हैं वोल्टेज में तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर आई, क्योंकि इस आर का नाम हो जाता है रेजिस्टेंस। मतलब हम लोग का रेजिस्टेंस फ्री में मिलता है। ठीक है, जब भी हम लोग कभी भी सर्किट में अगर करंट दौड़ाते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग का क्या आता है ना, ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तो वही है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब वोल्टेज V बाई आई इक्वस टू क्या कर सकते हैं, इक्वस टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा ना, कांस्टेंट। तो V इक्वस टू आई आर, और ये एक फार्मूला हो जाता है हम लोग का कि V इक्वस टू आई आर। अब हम लोग एक नया फार्मूला देखते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला कैसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है। तो ये कंडक्टर का एक खूबी होता है, या तो बोलते हैं प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है कि ये फ्लो ऑफ करंट को ना रोकता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब रेजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, जिसका ऐसा यूनिट हो जाता है ओम। ठीक है, अब फ्लो ऑफ करंट को क्या रोकता है, ये क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग का फार्मूला आया था रेजिस्टेंस का, या तो हम लोग ओम्स लॉ से V इक्वस टू क्या आया था, आई आर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R इक्वस टू V बाई आई। यही एक फार्मूला है कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग वोल्टेज बाई करंट को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, कि रेजिस्टेंस कोई वायर है तो वायर पे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले वायर का लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा है वायर, कितना कम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल कैसा है, मतलब कौन सा नेचर का है, या तो एलिमेंट कौन सा है इसका। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं आयरन का है, कॉपर का है, कॉपर क्या करेगा, अच्छा पास करेगा करंट को, आयरन क्या करेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। तो उसी टाइप का, तो रेजिस्टेंस वही लिखे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उतना कम आएगा, रेजिस्टेंस उतना कम आएगा। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, और दोनों को कंबाइनिंग से एगो और एगो फार्मूला आ जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो L बाई ए, और इस रो का अलग से नाम हो जाता है जिसका नाम हो जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला से फिर से हम लोग रेजिस्टिविटी निकालने का फार्मूला देखेंगे इससे आगे। जस्ट अब हम लोग नया फार्मूला देखते हैं रेजिस्टिविटी। तो हम लोग को पता है रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड कर रहा था उसी से रेजिस्टिविटी आया है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है ना, रेजिस्टिविटी एक ऑफर होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, वो मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होता है उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोला जाता है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला हो जाता है आर ए डिवाइड अपॉन एल। और ये आया कैसे, तो हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर। सेकंड, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वन ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया। और जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जैसे कि आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और इसी रो का नाम हो जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये एक नया फार्मूला है। ठीक है, और इसको हम लोग अगर रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो रेजिस्टिविटी कैसे आएगा, तो रो इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आर इंटू ऑफ ए डिवाइड अपन एल, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग जैसे कि कुछ चीज़ का रेजिस्टिविटी निकाला गया है, जैसे कि सिल्वर का हो जाता है 1.6 इंटू ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम मीटर। और इसका यूनिट ओम मीटर क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है ना, ओम। ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या हो जाता है, मीटर। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो क्या आ जाता है, ओम मीटर। इसीलिए रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, ओम मीटर। ठीक है, तो जिसका सबसे कम रेजिस्टिविटी आएगा, ठीक है, जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम आएगा वो मटेरियल उतना अच्छा होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी कितना है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁸।
ठीक है। और वहीं कॉपर का कितना है 1.62। तो सिल्वर और कॉपर एक वेस्ट क्या हो जाता है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का। अब हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन जितना भी होगा अभी आगे, तो ये किस पे रिलेटेड होगा ना, ओम्स लॉ से और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला से क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, तो इसमें से क्या निकालने बोल रहा है कि हाउ मच करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, करंट निकालने बोल रहा है मतलब। अब वोल्टेज दिया है, इसमें से वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, यहाँ पे ओम होगा। रेजिस्टेंस दिया है बल्ब का 1200 ओम, ठीक है। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, इसमें से हमको निकालना है कि करंट कितना पास हो रहा है। तो हमको करंट निकालने के लिए हमको पता है इसमें से ओम्स लॉ लगेगा, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो I इक्वल्स टू V/R। तो वोल्टेज कितना दिया है, तो 220 और रेजिस्टेंस 1200। तो ये कितना आ रहा है ना हम लोग का 0.18 एम्पियर, यही है इसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन दिया है। अब बी नंबर, ये हो गया ए नंबर का आंसर। अब बी नंबर देख लेते हैं। बी क्या बोल रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल ड्रॉ, एक इलेक्ट्रिक हीटर का कॉयल में कितना ड्रॉ हो रहा है करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में। इसमें वोल्टेज क्या दिया है, वोल्टेज इसमें वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, वोल्टेज जो सेम है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या दिया है 100 ओम होगा, यहाँ पे 100 ओम, रेजिस्टेंस 100 ओम। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि हम लोग को वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया है ना 100 ओम। यहाँ पर भी हम लोग को पूछ रहा है करंट कितना मतलब ड्रॉ हो रहा है। तो करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट के लिए तो ओम्स लो V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। तो वोल्टेज कितना दिया है 220 और रेजिस्टेंस 100, 2.2 एम्पियर, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 208 का क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम्पल में दिया हुआ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कोई भी एक सर्किट का, ठीक है, 60 वोल्ट। कोई भी सर्किट मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी चल रहा, यहाँ पर कितना दिया है 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक करंट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब 60 वोल्ट था तब इसका करंट कितना जा रहा है ना 4 एम्पियर। 60 वोल्ट था तो इसमें कितना करंट दौड़ रहा 4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, मान लो ये 60 से कर दें हम लोग 120 वोल्ट, 60 से क्या कर दें 120 वोल्ट, तब करंट कितना दौड़ेगा, ठीक है, वही फाइंड करना है। पहले 60 था तो 4 एम्पियर चल रहा था करंट इसमें, इस सर्किट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इसमें से क्या फाइंड करने बोल रहा, तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस तो सेम निकलेगा, इसका भी रेजिस्टेंस जितना होगा बाद वाला का भी रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, सर्किट सेम ही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ओम्स लो V इक्वल्स टू क्या हो जाता है IR, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/I। तो वोल्टेज कितना दौड़ रहा है, सबसे पहले वोल्टेज है 60, तब करंट हो रहा है 4, तो हम लोग का रेजिस्टेंस कितना आया ना 15 ओम, ठीक है। तो इसमें इस वायर में रेजिस्टेंस कितना है हम लोग का 15 ओम, ठीक है। अब हम लोग इसको कितना करना है 120 वोल्ट करेंगे तब हम लोग का करंट कितना निकलेगा, तो हम लोग का यहाँ से निकल गया, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर वोल्टेज दिया है, यहाँ पे क्या दिया है वोल्टेज, यहाँ पर तो वोल्टेज ये वाला काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब क्या दिया है वोल्टेज भी दिया है और हम लोग का रेजिस्टेंस भी फाइंड हो गया, रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। तो फिर से हम लोग का करंट निकालना है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाता है IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। तो अब वोल्टेज कितना है उसमें 120 बढ़ा दें हम लोग, ठीक है, मतलब 60 से क्या कर दें 120। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा यहाँ पर पहले जितना था, मतलब कि बैटरी से बैटरी चेंज किया हम लोग, सर्किट तो चेंज नहीं किए हैं। तो हम लोग रेजिस्टेंस कितना है 15, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा 15
तो कितना डिवाइड करेंगे तो 8, तो 8 एम्पियर का करंट बाद में जाएगा। पहले कितना जा रहा था 4 एम्पियर जब 60 वोल्ट का बैटरी था, तो बाद में कितना जाएगा ही 8 एम्पियर जाएगा जब हम लोग 120 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। कोई 1 मीटर का वायर है, ठीक है, कोई 1 मीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम होगा यहाँ पे। 1 मीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, इसका डायमीटर दिया है 0.3 mm, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वायर एट दैट टेम्परेचर, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर में इसका रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या था, रो को ही हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू RA/L होता था। इसमें से हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, 26 ओम, और लेंथ भी दिया है, लेंथ दिया है 1 मीटर। हमको फाइंड करना है एरिया। तो एरिया के लिए यहाँ पर फाइंड करने के लिए दे दिया है कि इसका जो डायमीटर है वो 0.3 mm है, ठीक है। तो डायमीटर अगर दिया है तो इससे हमको रेडियस फाइंड हो जाएगा, और रेडियस से हम लोग ना उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको इसका एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किस में दिया है ना, mm, और mm हम लोग का ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो इसके लिए इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो कितना है 3 × 10⁻1 2 3 4 -4 मीटर। ये आ गया हम लोग का डायमीटर, ठीक है। डायमीटर 3 × 10⁻⁻4। और इसका अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ क्या हो जाता है ना, रेडियस, तो इसका भी आधा क्या हो जाएगा हम लोग का, रेडियस। तो ये हम लोग का निकल गया R, ठीक है। अब इसका निकाल लेंगे, इसका क्या हो जाता है एरिया, पाई का वैल्यू 22/7 × R²। तो R कितना है 3 × 10⁻⁻4/2 का होल स्क्वायर। ये निकल गया हम लोग का इसका एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं सबका। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 26, एरिया कितना दिया है 3, और वायर का लेंथ कितना है 1, ठीक है, 1 मीटर लेंथ है। तो 26 × 22/7, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा -8 डिवाइड अपन 2 का स्क्वायर 4। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 26 × 7.07 × 10⁻⁻8, ठीक है। और इसका जो आएगा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 183.82 × 10⁻⁻8। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, ओम मीटर। ये हो गया इसका यूनिट, यही है इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो कोई एक वायर है, ठीक है, तो कोई एक वायर है जिसका लेंथ कितना है ना, L ही दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया है उसका, A ही दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ L और एरिया A दिया है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 4 ओम होगा यहाँ पे, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। तो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ। तो दूसरा वायर का
रेजिस्टेंस कितना निकलेगा जो सेमी मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका लेंथ जो है ना उससे हाफ है, लेंथ हाफ है, ठीक है, एंड एरिया भी इससे 2 गुना है, लेकिन एरिया क्या है इससे 2 गुना है, इसका एरिया 2a है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वाला वायर का अगर लिखते हैं, वायर वन का हमको क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ एल ही दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है ए, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं, और वायर 2 का भी लिख लेते हैं एक बार में। वायर 2 का अगर हम लोग निकालें तो इसका लेंथ उससे हाफ है, L/2, एरिया 2 गुना है उससे 2a, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वायर और सेकंड वायर दोनों का रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि वायर का मटेरियल तो सेम है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फर्स्ट वायर के लिए हम लोग अगर निकालेंगे तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू RA/L, ठीक है। तो यहाँ पर R फर्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं, और सेकंड का कितना हो जाएगा, ठीक है, R2A2/L2, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है 4, एरिया कितना दिया है इसका A, और लेंथ कितना दिया है ना L, और सेकंड वायर का कितना दिया है R2 कितना दिया हम लोग को। तो R2 का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग को फाइंड करना है, R2 इंटू ऑफ एरिया कितना दिया है इससे 2 गुना है, और लेंथ कितना है इसका, लेंथ है हाफ, मतलब L ऊपर में 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये, ठीक है, और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा R2 इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई और नीचे जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो R2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम लोग का क्या निकला, रेजिस्टेंस 2 कितना है हम लोग का रेजिस्टेंस, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस हम लोग का निकला 1 ओम। ये हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसी का रिलेटेड रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी का रिलेटेड उसको देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो लेंथ पे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे, और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन का देख लेते हैं। विल करंट फ्लो मोर थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल किसी वायर का सेम है, ठीक है, तो किस पे करंट पास इजीली होगा, थिन या तो थिक में। तो हम लोग को पता है कि हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रो L/A, मतलब एरिया जिसका जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम, और एरिया जितना कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब कि एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कि थिक वायर का एरिया क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा कम, और वही थिन वायर में एरिया क्या हो जाएगा ना कम, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो हम लोग को किस में ई करेंगे ना, थिक वायर में मोस्ट इजीली, मतलब बहुत अच्छा आसानी से पास हो जाएगा करंट, लेकिन वही थिन वायर में इजीली पास नहीं होगा क्योंकि उसका एरिया क्या हो जाएगा कम। वही फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L/A। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। कोई एक मतलब कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है ना कांस्टेंट है, while the potential difference across the two ends of the component decreases। और इसमें से क्या कह रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है हाफ, तो उसका व्हाट विल बी अकर द करंट, करंट पे क्या ई करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो वोल्टेज क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है I,
वोल्टेज जितना बढ़ाते हैं करंट उतना बढ़ेगा। तो वोल्टेज आया था हम लोग का ओम्स लॉ से, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू I, तो मतलब वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लेते हैं वोल्टेज हाफ हो जाता है तो करंट भी कितना हो जाएगा, हाफ, सेम चीज़ है, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ द करंट थ्रू द कंपोनेंट आल्सो डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दिस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, वोल्टेज जितना कम होगा करंट भी कम होगा, मतलब वोल्टेज हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ होगा, अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होगा। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Why are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक कॉयल, मतलब कोई भी टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर या तो इलेक्ट्रिक आयरन का जो कॉयल है हम लोग एलॉय का यूज करते हैं, मेटल का छोड़ के, प्योर मेटल का छोड़ के, क्योंकि ये जो कॉयल और टोस्टर होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है, वो इसलिए ये यूज करते हैं क्योंकि उसका जो रेजिस्टिविटी है ना हम लोग खुद बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब कि रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस पास करेंगे उतना ज़्यादा हीट भी होगा और ऊपर से वो मेल्ट भी नहीं होगा। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ मच हायर देन दैट ऑफ ए प्योर मेटल, प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है एलॉय का। एंड जो एलॉय होता है ना वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मेटल क्या हो जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन एलॉय जो होगा वो मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, जिससे वो ज़्यादा दिन तक चलेगा भी,